तो साथियों, जैसा कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सीज फायर हो जाने के बावजूद भी मार्केट में स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है और लगातार 2 दिन से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 2 दिन की गिरावट साथ में ही जो मार्केट चल रहा था, जो लेवल पे मार्केट चल रहा था, मैं आपको ग्राफ में दिखाना चाहूँगा, तो उससे भी मार्केट में इस समय पे ऐसी स्थिति बनी है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए आज भी फायदे का सौदा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप वीडियो में देखेंगे, चीजों को समझेंगे। तो देखिए, अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा दिखाऊं आपको, तो आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि मार्केट में अभी हालात कैसे हैं। यानी कि देखिए, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और पिछले मुकाबले आज मार्केट में स्थिति कैसी है। तो आप देखेंगे ऑल टाइम हाई का मार्केट ये था, ये ऑल टाइम हाई था और यहाँ पे जो सपोर्ट की बात की जाती है तो वो ये है। यानी कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से मार्केट फिर भी अभी यहाँ चल रहा है ना, और 2 दिन की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से वॉर के समय पे, यानी कि जब मार्केट वॉर होता है, विश्व में युद्ध होता है, तो उस समय पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ऐसे ईटीएफ्स होते हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करके हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं साथ में आपको एक डिस्क्लेमर ये भी दे देता हूं कि ऑलरेडी मार्केट, ये जो जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बूम कर चुका है, इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये जो सेक्टर होता है, इसके बारे में देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी मान लीजिए मौका मिलता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर रैली आज भी है, आज भी रैली चल रही है और पूरा मार्केट डाउन है। निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप स्मॉल कैप वीक चल रहा है इस समय पे काफी ज्यादा। फिर भी आपको ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यानी कि एक ऐसा ईटीएफ है जो कि पिछले 1 साल के अंदर 30 से 50% तक का रिटर्न दिया है। यानी करंट मार्केट सिचुएशन की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सीज फायर या जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे ही सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था तो मार्केट ने रिकवरी भी की थी, लेकिन फिर से सीज फायर पर प्रॉपर तरीके से वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। तो मार्केट फिर से क्या कर रहा है, 2 दिन से मार्केट में 0.8% लगभग मार्केट डेली गिरा है 2 दिन से, है ना। तो मार्केट का बिहेवियर क्या है? मार्केट वॉलिटिलिटी इसकी हाई है और इन्वेस्टर अभी कंफ्यूज हैं। इन्वेस्टर कंफ्यूज भी है कि भैया ऐसे में मार्केट में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे समय पे आपको सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना होगा। और आने वाले समय के, यानी कि ये वीडियो सिर्फ अभी के लिए नहीं, आप भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और पैसा कैसे लगाना है ये सारी चीजें भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यानी वॉर टाइम में इन्वेस्टिंग करना है तो हिडन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। यानी कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। और ये पिछले 20, 30, 40, 50 साल का डेटा अगर आप देखेंगे कि जब जब मार्केट में क्रैश आता है, जब जब मार्केट में हालात खराब होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किसी एक सेक्टर में हमें क्या मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है। यानी कि वॉर सिचुएशन में कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आउट परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा सेक्टर है? वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब युद्ध होते हैं तो युद्ध के लिए गोला बारूद है, जेट हैं, फाइटर जेट हैं, रॉकेट है, उसके रॉ मटेरियल्स हैं, आजकल ड्रोन से युद्ध ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सारी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफेंस सेक्टर बूस्ट करता है, ठीक है ना। अब डिफेंस सेक्टर बूस्ट करता है तो इसके अंदर ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। तो आने वाले समय के अंदर कभी आपको मौका मिलता है तो आप इस सेक्टर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो डिफेंस सेक्टर में क्या रहता है कि व्हाई इट परफॉर्म, डिमांड क्यों बढ़ती है, मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं और स्टॉक में तेजी आ जाती है, ठीक है ना। तो अब ये बात आती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें उस स्टॉक, जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं, हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें जो डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं फंडा, कि अगर आप स्टॉक में, यानी 1, 2, 4, 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो डिफेंस सेक्टर के होते हैं, तो वहां पे क्या रहता है कि वहां पे फिर भी रिस्क रहता है, क्योंकि जिस स्टॉक में आपने पैसा लगाया वो हो सकता है कि आपको कम रिटर्न दे या फिर आपके अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ईटीएफ, जो डिफेंस सेक्टर का जो ईटीएफ होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हमें यहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक बंच ऑफ स्टॉक में पैसा लगाया है, उस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया है, तो कोई कंपनी चलेगी नहीं तो दूसरी चल जाएगी, दूसरी चलेगी तो तीसरी कंपनी चल जाएगी। इस प्रकार से हमें ओवरऑल वहां पे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो यानी गलत स्टॉक पिक करना मतलब कि हमें लॉस हो सकता है, तो इसलिए ईटीएफ सिलेक्शन करना, ईटीएफ अप्रोच आपके लिए
बेस्ट साबित यानी कि अच्छा साबित हो सकती है। अब ETF करता क्या है, एक साथ कई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, और खासतौर से जब वो होता है डिफेंस का, तो डिफेंस लेवल की जो कंपनीज होती हैं वहां पर ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है इसके अंदर, और फायदा क्या है, रिस्क कम होता है, और सेक्टर ग्रोथ का आपको फुल बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डिफेंस जो ETF होता है, इसके की एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या मिलता है, जो इसके अंदर मिलता है, मेजर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज होती हैं, जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उन्हीं के अंदर हमें मेजर इसके अंदर एक्सपोजर मिलता है, यानी कि आपका पैसा ये सेक्टर स्पेसिफिक ETF होता है। तो सेक्टर स्पेसिफिक जो ETF होते हैं, जब वो सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, अच्छा होता है, तभी वो परफॉर्म करता है। यानी जो सेक्टर स्पेसिफिक ETFs होते हैं वो हमेशा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अभी अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि अब युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज की, इसलिए है ना। तो पूरा सेक्टर ही कवर हो जाता है। बेटर क्यों होता है, सिंगल स्टॉक का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है ETF में इन्वेस्टमेंट करने से, और हमारा पोर्टफोलियो होता है वो पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पिछले एक महीने के अंदर हमें करीब 8% का रिटर्न मिला है। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, तो एक साल, हालांकि एक साल आपका लॉन्ग टर्म नहीं होता है, एक साल आपका शॉर्ट टर्म ही आता है, तो वहां पर आपको करीब 50% का आपका रिटर्न आपको देखने को मिला है इस पर्टिकुलर ETF के अंदर, ठीक है ना। जबकि ओवरऑल मार्केट कैसा है, मार्केट वीक है, लेकिन फिर भी इस सेक्टर ने हमें अच्छा रिटर्न दिया है। लो कैपिटल एंट्री एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो आप अगर इसके अंदर एंट्री करते हैं, ETF के अंदर फायदा क्या रहता है कि अगर आप इसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो लो कैपिटल, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम पैसे से आप यहाँ पे पैसा लगा करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। कम पैसा लगा करके आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है मोतीलाल ओसवाल का ETF की बात कर लेते हैं, और मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पर इसका प्राइस क्या चल रहा है, 96.77 रुपीज चल रहा है। यानी कि आप ETF के अंदर पैसा लगाते हैं तो आप एक यूनिट, एक शेयर आप इतने रुपए का बाई कर सकते हैं, यानी कि आप स्टार्टिंग 100 रुपए से भी कम के अंदर इसके स्टार्टिंग कर सकते हैं। पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो 96.77% का इसके अंदर 23.23% रिटर्न दिखा है इसके अंदर। पिछले अगर कुछ सालों की बात कर लेते हैं, हालांकि नया फंड है तो 26 ही है आपका, फंड आपका स्टार्ट कब हुआ है, आपका ये 2024 के अंदर स्टार्ट हुआ है। पिछले एक साल का डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ पर 28.28% का रिटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम इस उभरते हुए सेक्टर के अंदर हम पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक ETF जो भी होते हैं वो हाई रिस्की होते हैं, क्योंकि ये परफॉर्म हमेशा नहीं करते हैं। जब इनकी डिमांड बढ़ती है तभी इन्वेस्टमेंट तभी इनके अंदर पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो देखिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका हाई रिटर्न पोटेंशियल होता जरूर है, पर्टिकुलर आप किसी एक स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको वहां पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उस कंपनी ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो आपको ग्रोथ वहां पे देखने को नहीं मिल सकती है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो हमेशा स्टॉप लगा के रखिए, और टारगेट की प्लानिंग कर लीजिए कि कब मुझे पैसा निकालना भी है, तो ये भी आप देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर हमेशा परफॉर्म नहीं करता है बढ़िया, बेस्ट परफॉर्म हमेशा नहीं करेगा। तो जब तक इसका मोमेंट आया है, जब इसने ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया है, और उसके बाद प्लानिंग कब करनी है, जैसे इसके अंदर आपको लगता है कि हाँ इतना आप टॉप पहुंच चुका है पैसा, मार्केट का शेयर का प्राइस पहुंच चुका है ऊपर, तो आप पैसे को निकाल लीजिए। तो टारगेट प्लानिंग भी आपको करनी है। गोल्ड सेकंड सेफ ऑप्शन हो सकता है, जब युद्ध के हालात चलते हैं, वॉर की जब सिचुएशन चलती है, तो उस समय पे हमारा क्या रहता है, जब युद्ध के हालात चलते हैं तो मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो ऐसे समय पर हमें गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड से क्या होता है, गोल्ड से हमें हेजिंग होती है। हेजिंग बोले तो आपका जो पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से नीचे जा रहा होता है, तो गोल्ड आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, हेजिंग करता है, यानी कि गिरते हुए मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो को संभालता है। तो इस प्रकार से टोटल जो पोर्टफोलियो आपका होता है, उस टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% या मैक्स टू मैक्स 20% आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना। तो 20% से ज्यादा आपको गोल्ड या सिल्वर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 20% तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 50% तक गोल्ड लेके रख लेते हैं, वो सोचते हैं कि गोल्ड क्या है, गोल्ड आपका सेफ हेवन असेट होती है, सेफ हेवन असेट है, लेकिन इससे हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ किल हो जाती है।
तो इसलिए हमें कभी भी गोल्ड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करके मैक्स टू मैक्स 20% हमें टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि वॉर जैसे हालात हों या फिर बोर जैसे हालात ना हो तो भी आपका पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न मिल जाए और आपका पोर्टफोलियो जो होता है बैलेंस रहे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के वीडियोस और भी चाहते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।